बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। इसमें हम लोग चार्टर एक्ट की बात करेंगे जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था। और मुख्य रूप से चार्टर एक्ट आए हैं। 1793, 1813, 1833 और 1853। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात समझते हैं दोस्तों कि आखिर चार्टर एक्ट होता क्या है। ठीक है, तो कोई कंपनी है, मान लीजिए आप कोई कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी के कुछ नियम होते हैं कि भाई वो कंपनी किस क्षेत्र में काम करेगी, क्या करेगी, क्या क्या कर सकती है। तो वो जो दस्तावेज होता है, जो लिखित दस्तावेज होता है, जो पेपर बनाते हैं आप, उसी को चार्टर कह सकते हैं। परिभाषा के तौर पर जब कोई राज्य या सरकार किसी कंपनी या संस्था को काम करने की अनुमति देती है तो वह एक लिखित दस्तावेज भी देती है जिसको चार्टर कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि उसकी पावर्स क्या रहेंगी या क्या काम कर सकता है। दूसरा है कि कहाँ तक काम कर सकता है, जुरिडिक्शन कितना रहेगा, किन नियमों के तहत काम कर सकते हैं, क्या रूल रहेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत आती है तो भारत में सिर्फ भारत में रहेगी या भारत से आगे बढ़ के इंडोनेशिया मलेशिया तक जाएगी, तो ये सारी चीजें इस देश के थ्रू इस कंपनी को पावर दी जाती हैं। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, महारानी एलिजाबेथ के अधिकार पत्र से इसको अधिकार मिल जाता है कि चलो तुम पूर्व में शासन करने जाओ। तो वो जो अधिकार पत्र मिला वही चार्टर था। और इसको समय समय पर रिन्यू किया गया। रिन्यू करने का रीजन ये था दोस्तों कि भाई जो भी प्रॉब्लम आई है या कुछ सुधार कर सकते हैं तो उसके लिए रिन्यूअल जरूरी हो गया था। ठीक है, तो इनका नियम था कि 20 साल से कम में हम कुछ नहीं करेंगे, 20 साल तक कंपनी को एज इट चलने देंगे, 20-20 साल बाद हम लोग इसमें परिवर्तन करेंगे। तो 1793 में शुरुआत करते हैं पहले से। तो एक बात और इसमें बीच में आती है कि 1773 भी आता है, 1784 का भी एक्ट आता है, तो इसको हम लोग क्यों नहीं कहते हैं चार्टर। तो ये समझने वाली बात है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, 1773 में। और 1774 में 84 में सॉरी आता है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। आखिर इनको क्यों नहीं करते दोस्तों। ये 1773 1773 की बात है। तो उस टाइम कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो कंपनी को बचाने के लिए पहली बार इंग्लैंड की संसद को लगा कि भाई हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है। तो इस मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया ताकि वो कंपनी को फिर से रेगुलेट कर सकें, नियंत्रित कर सकें। तो इसके लिए था, कोई लाइसेंस क्लियर नहीं था, लाइसेंस नहीं दिया था उन्होंने 1773 में, सिर्फ रेगुलेशन दिया था। इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, सॉरी चार्टर एक्ट नहीं है क्योंकि रेगुलेट करने के लिए कोई नियम नहीं दिए थे। सेम उसी तरह 1774 में 1784 में भी होता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 का पिट्स जो इंडिया एक्ट है वो राजनीतिक हस्तक्षेप था पूरी तरीके से। क्या था इसमें कि भाई व्यापारिक और राजनीतिक मामले को अलग करना था। और 1784 के एक्ट के जरिए ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक, तो ये प्रशासनिक सुधार था, इसलिए ये दोनों चार्टर के अंदर नहीं आते हैं। सिर्फ इलाज के तौर पे समझ सकते हैं, रेमेडी के तौर पर था, कॉन्ट्रैक्ट रेनुअल नहीं था। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले चार्टर से कि आखिर इसके बैकग्राउंड में क्या था। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, 1793 चार्टर एक्ट 1793 की बात करेंगे अब। और इसमें कंपनी की ताकत का नवीनीकरण किया गया था। तो दोस्तों 1793 से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, और उन्होंने सरकार के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी कि अगर उन्हें काम करना है तो उन्हें परिषद के फैसले को पलटने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए जब कॉर्नवालिस आया था तो उसको सेनापति की भी शक्ति दी गई थी, कंपनी के मुखिया के तौर पे भी शक्ति दी गई थी। इसके लिए उसको
कंपनी नियम में भी परिवर्तन करती है, क्योंकि ये बिल्कुल लायक था, इससे पहले वो अमेरिका में रह चुका था। तो अब इसमें प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो कंपनी का चार्टर तो 20 साल के लिए बढ़ता है, ये तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि 20 साल के लिए बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल अब सुपर पावर हो गया। जैसे इस एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया गया। अब वह विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के बहुमत के फैसले को ओवरराइड कर सकता था, अधिरोपित कर सकता था। यानी उसकी बात सबसे ऊपर होगी अब गवर्नर जनरल की। ये 1793 में हुआ था। और अगली बात, बॉम्बे और मद्रास के अधीन, यानी बॉम्बे और मद्रास पर लगाम लगाने के लिए गवर्नर जनरल के अधिकार को अब बढ़ा दिया गया और इन दोनों, बंगाल और मद्रास को भी इस प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत ला दिया गया। जब भी गवर्नर जनरल कलकत्ता से यहाँ बॉम्बे या मद्रास जाता तो स्थानीय जो गवर्नर की शक्तियां थी उसके अधीन हो जाती अपने आप। तो सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की नींव मजबूत हुई थी यहाँ पे। व्यापारी के एकाधिकार, मोनोपोली की बात करेंगे अब। तो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी जो थे वो मांग के बावजूद सरकार ने इस बार फिर से कंपनी के साथ किया। मतलब इसका क्या था कि जो इंग्लैंड में व्यापारी थे वो सब चाहते थे कि भाई सिर्फ कंपनी को ही क्यों अधिकार दिया जा रहा है भारत में शासन करने, व्यापार करने का। तो वो व्यापारी भी भारत में आना चाह रहे थे, लेकिन इस बार भी कंपनी को ही प्रायोरिटी मिली और उन व्यापारियों को रोक दिया गया। तो लगातार मोनोपोली बनी रही, एकाधिकार बना रहा था। अब कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि इस चार्टर एक्ट में कोई खास बदलाव नहीं होता, इसलिए ये बहुत कम पूछा भी जाता है। लेकिन अगर कहीं पूछा जाए कि भाई यथास्थिति बनी रही तो कौन सा था, वो यही था 1773। एक दिलचस्प पॉइंट और है दोस्तों कि इस एक्ट में बड़ी चालाकी की गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इंग्लैंड में बैठकर भारत में कंपनी की निगरानी रखता था, अब उसके कर्मचारियों की जो सैलरी थी ब्रिटिश सरकार नहीं देगी, बल्कि भारत के राजस्व से उनको सैलरी दी जाएगी। यानी अब भारत का पैसा अंग्रेजों के काम आने लगा। यहां से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब चलते हैं 1813 के चार्टर के साथ। तो दोस्तों इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझें। तो 1813 के समय यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। क्या था वो कि नेपोलियन बोनापार्ट था उस टाइम और उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू हो गया था। यानी वो कॉन्टिनेंट को पूरे अब यूरोप को पर शासन करना चाह रहा था, जिससे ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनका यूरोप में दरवाजा बंद हो गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये मैप में देखो, ये इंग्लैंड है, देखो यहां से थोड़ा सा अलग थलग थोड़ा सा है बाकी यूरोप से। ठीक, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो सारे सब पे शासन करना चाह रहा था। तो इस वजह से इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो ये आ नहीं पा रहे थे, यहाँ शासन कर नहीं पा रहे थे। यही रीजन था कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे अब पूरी तरीके से बेकार हो रहे थे और इन्हीं वजह से दबाव के कारण ये चार्टर आया था। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद पर ऐसा दबाव बनाया कि हमें जाने दो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों सारा मुनाफा कमाने दे रहे हो। दूसरी तरफ ब्रिटेन में एडम स्मिथ भी थे, तो वे मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड के विचार के उनका विचार था और वो काफी लोकप्रिय हो रहा था। तो इन्हीं सब दबावों में ये चार्टर आता है और इसके मुख्यतः चार बिंदुओं को हम लोग बात करेंगे कि जो व्यापारिक एकाधिकार का जो था, व्यापारिक एकाधिकार उसकी समाप्ति हो गई या टूटना शुरू हो गया, मोनोपोली खत्म होना शुरू हो गई। ठीक है, तो यह एक्ट इस एक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा कि अब बहुत हुआ, अब भारत के जो दरवाजे हैं ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी खुले रहेंगे। लेकिन कंपनी को खुश रखने के लिए उन्होंने दो चीजों को छोड़ दिया।
एक तो ये चाइना के साथ ट्रेड करना कि भाई कंपनी तुम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा कि चाय का व्यापार कर सकते हो। ये दोनों छोड़कर बाकी सारी चीजों के लिए सबको फ्री कर दिया गया। तो इन दोनों पर अभी भी केवल कंपनी का ही अधिकार था 1813 की बात। अब क्राउन की संप्रभुता की बात करेंगे तो इसमें पहली बार स्पष्ट किया गया कि कंपनी भारत में जो भी इलाका कब्जा करके बैठी है उस पर असली जो मालिक है वो ब्रिटिश सम्राट ही है। कंपनी सिर्फ वहां मैनेजर के तौर पे काम कर रही है इंडिया में। ठीक है ना, ये बात अच्छे से समझाने की कोशिश की गई कंपनी को। एक बात और की गई कि जो मिशनरियां थी, जो ईसाई मिशनरियों का प्रवेश इसी चार्टर एक्ट के तहत आता है। मिशनरी कहते हैं कि जो ईसाई को फैलाते, ईसाइयत को फैलाते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, उनको कानूनी अनुमति देगी कि जाओ फिर अंग्रेजों, ईसाइयों, जो ईसाइयत का प्रचार है वो भारत में भी करो। तो अंग्रेजों का जो मकसद था अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पश्चिमी सभ्यता का विस्तार करना भी हो गया था। यानी मिशन, ये बात पॉइंट समझ में आया कि मिशनरियों को भारत में अनुमति दी गई कब? 1813 में। साथ ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक प्रावधान किया गया कि इतिहास में पहली बार था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। उन्होंने प्रावधान किया कि 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च किए जाएंगे। हालांकि यह पैसा कई सालों तक खर्च नहीं हुआ, जाके 1835 के आसपास क्लियर किया मैकाले ने, लेकिन कागजों पर शुरुआत तो यहीं से मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हर साल था कि 20 साल के लिए नवीनीकरण हो रहा है। तो 1813 का जो एक्ट था उदारीकरण था, कि पहली सीढ़ी थी, यानी लिबरलाइजेशन की पहली सीढ़ी मानते हैं, और सबके लिए व्यापार खुल गया था चाय और चीन को छोड़कर। धर्म, मिशनरियों की एंट्री हो गई थी, और शिक्षा, 1 लाख का बजट, ये याद रखना है। तो 1813 का ये एक्ट था। अब चलते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसके बैकग्राउंड को समझें थोड़ा सा। तो पूरे भारत का एक मालिक के तौर पर इसमें देखेंगे कि इस समय क्या हो रहा था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हो रहा था दोस्तों औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। अब वो अपने चरम पर था 1833 के आसपास, और ब्रिटेन को अब केवल व्यापार नहीं करना था, बल्कि अपने सामान को भी भारत में बेचना था, ताकि उसे एक व्यवस्थित बाजार, मार्केट मिल जाए। और साथ ही उदारवादी विचार हावी हो रहे थे, जो मानते थे कि कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब के बीच ये चार्टर आता है, और इस पे हम लोग बात करेंगे पहले पॉइंट के साथ कि कंपनी के जो व्यापार थे, अधिकार था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो कि 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार का जो छोड़ा गया था, वो भी 1833 के साथ खत्म कर दिया गया, उसे भी पूरी तरीके से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही दोस्तों, बल्कि एक केवल कह सकते हैं ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत पर शासन करने वाली एक ट्रस्टी के तौर पर, प्रशासनिक संस्था के तौर पर बची रही है। अब उसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ठीक, बंगाल से भारत का सफर, इस पॉइंट को समझते हैं। क्या है ये कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, क्योंकि अब एक ऐसा चाहिए था जो पूरे भारत पे शासन करे। तो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। इसका मतलब हुआ कि अब पूरे भारत का शासन केवल एक व्यक्ति के हाथ में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, शक्तियों को पूरा विकेंद्रीकरण मतलब, सॉरी, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होगा? पूरे भारत का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। तो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे,
कानून बनाने की शक्ति उनसे छीन ली गई। ठीक है। अब पूरे देश के लिए सिर्फ गवर्नर जनरल की काउंसिल ही जो कानून बना सकती है, और गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ दिया गया, जो कि कौन था? विधि सदस्य था। ठीक है, विधि सदस्य जोड़ दिया गया और कहा गया कि ये कौन होंगे? लॉर्ड मैकाले। तो ये आता है कि पहला विधि सदस्य कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, और इसके साथ ही पहला विधि आयोग भी स्थापित होता है। तो भारत में बहुत सारे अलग अलग कानून चल रहे थे उस टाइम, तो उन्हें एक जैसा बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना हो गई थी। तो ये पहला विधि आयोग था, और इसी का नतीजा था दोस्तों आगे चलकर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जैसी चीजें मिलती हैं। इस आयोग ने इस पे काफी अच्छा काम किया था। तो 1833 का जो चार्टर था वो एक यूनिट बनाने वाला चार्टर था, और व्यापार पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया कंपनी का। प्रशासन में 100% गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का बॉस बन गया। इस तरीके से ये वाली बात क्लियर हो गई, सेंट्रलाइजेशन वाली बात, पूरी तरीके से सेंट्रल पावर हो गई। ठीक, अब चलते हैं 1853 पे, और लास्ट है ये, कंपनी के अंत की शुरुआत हो जाती है यहीं से। तो इसके बैकग्राउंड क्या माहौल था कि इस समय तक भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, भारतीयों और ब्रिटेन के बुद्धिजीवियों की तरफ से मांग उठ रही थी कि शासन को और बेहतर और पारदर्शी बनाया जाए। तो ब्रिटिश संसद अब कंपनी को और ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तो इस बिंदु से समझते हैं, देखो पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर था, ये तो है, क्लियर हो गया है। अब बिना समय सीमा के बढ़ाया गया। इसका क्या था मतलब था कि अनिश्चित काल के लिए, पहले जितने भी चार्टर आए हैं उसमें ये बताया गया कि भाई 20 साल के बाद अब नियम बनाया जाएगा। लेकिन जब 1853 का आया तो संसद ने कोई समय सीमा तय नहीं की। तो उन्होंने बस इतना कहा कि जब तक संसद चाहे तब तक कंपनी शासन करेगी। यह एक बात साफ संकेत थी कि कंपनी का बुरी अवसर कभी भी गोल हो सकता है। ठीक, तो संसद का जन्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होती है, तो सबसे बड़ा संवैधानिक बदलाव यही होता है दोस्तों कि पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को उनके प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। विधायी कार्य क्या होते हैं? यानी जो कानून बनाने के कार्य होते हैं विधायी कार्य हो गए, और जो कानून लागू करते हैं वो प्रशासनिक कार्य हो गए। तो इनको अलग किया गया, और कानून बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद बनाई गई। कानून बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद बनाई गई, और इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, और इसी को ही मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत माना जाता है कि भाई कब हुई थी मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत? तो 1853 में, जब कानून बनाने के लिए अलग भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिसमें 6 सदस्य थे। उसी को मिनी पार्लियामेंट कहा गया था पहली बार। आगे चलते हैं कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता क्या हुआ था कि भाई अब योग्यता के आधार पर सिविल सेवा में लोग चुने जाएंगे। ठीक है, हालांकि कोशिश इसके पहले भी हुई थी लेकिन हो नहीं पाया था। 1833 में की गई थी कोशिश, और लेकिन 1853 में इसे लागू किया गया। अब सिविल सेवकों की भर्ती के लिए कोई सिफारिश नहीं बल्कि योग्यता देखी जाएगी। इसके लिए एक लिखित परीक्षा की भी शुरुआत होगी, और भारतीयों के लिए भी इसके दस्तावेज खुले हैं और भारतीय भी दे सकते हैं। और 1854 में इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति होती है। अब एक और पॉइंट, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, प्रांतों का प्रतिनिधित्व यानी बढ़ा। यह पहली बार था कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया, और परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्यों का जो चुनाव था बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। तो
इनकी स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रतिनिधित्व बढ़ता है प्रांतों का। विधायी और कार्यपालिका अलग होती है, बात कर ली हमने, और जो लेजिस्लेटिव होती है उसमें 6 सदस्य जोड़े जाते हैं। तो 1853 का एक जो एक्ट था ये ब्रिज की तरह था, ब्रिज की तरह था। इसने कंपनी के शासन को कमजोर किया और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन का रास्ता साफ किया। और इसी के ठीक 4 साल बाद 1857 की क्रांति होती है दोस्तों, और 1858 के एक्ट के जरिए कंपनी को हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता है और शासन पूरी पूरी तरीके से क्राउन के हाथ में चला जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो। और इसी के साथ ही चार्टर का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके आगे जितने भी बचते हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, अलग अलग हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि रेगुलर सुबह 6 बजे हम लोग मिलते हैं, तो सब्सक्राइब चैनल ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।